हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में हिंदी मीडियम यूपीएससी। आज हम चर्चा करेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिनमें से पहला हमारा टॉपिक है परागणकों का जैव विविधता के संरक्षण में महत्व। आइए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा इस बात के लिए चेतावनी दी गई कि विश्व में लगभग 40% अकशेरुक परागणक प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, जिनमें मधुमक्खियां और तितलियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। आइए अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। 22 से 28 जून 2020 को परागणक सप्ताह पॉलिनेटर वीक के रूप में आयोजित किया जा रहा है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे पॉलिनेटर पार्टनरशिप द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। संपूर्ण विश्व में 1200 फसलों की किस्मों सहित 1,80,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां प्रजनन के लिए परागणकों पर निर्भर करती हैं। खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व भर में परागणकों की 1,50,000 प्रजातियां विद्यमान हैं, जो सिर्फ फूलों पर मंडराती हैं। इनमें से 25,000 से 30,000 प्रजातियां मधुमक्खियां शामिल हैं। वर्तमान पर्यावरणीय दशाओं के चलते मधुमक्खियों और तितलियों की तरह छोटे जीवों पर तेजी से खतरा बढ़ रहा है। आइए जानते हैं परागणक सप्ताह। परागणक सप्ताह ऐसे ही जीवों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए 22 से 28 जून तक राष्ट्रीय परागणक सप्ताह नेशनल पॉलिनेटर वीक के रूप में मनाया जाता है। पॉलिनेटर वीक 22 से 28 जून की शुरुआत गैर लाभकारी पॉलिनेटर पार्टनरशिप तथा यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। आइए अब हम चर्चा करते हैं परागणकों के बारे में। परागणकों की दो श्रेणियां हैं, अकशेरुकी और अकशेरुक। अकशेरुकी परागणकों में मधुमक्खियां, पतंगे, मधुमक्खियां, तेया, भृंग तथा तितलियां शामिल हैं। अकशेरुक परागणकों में बंदर, कृंतक, गिलहरी, पक्षी शामिल हैं। आइए अब हम जानते हैं परागणकों की प्रजातियों में गिरावट के प्रमुख कारण। परागणकों की संख्या में गिरावट के वैसे तो कई कारण हैं। उनमें से अधिकांश मानव गतिविधियों में बढ़ोतरी का परिणाम है। भूमि उपयोग परिवर्तन एवं विघटन, रासायनिक कीटनाशकों, फफूंदनाशकों, कीटनाशकों के उपयोग सहित कृषि विधियों में परिवर्तन, फसलों और फसल चक्र में परिवर्तन जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और मोनोक्रॉपिंग, अर्थात एक ही प्रकार की फसल उगाने को बढ़ावा, भारी धातु और नाइट्रोजन से उच्च पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी फसलों का उगाना। इसके बाद आइए हम चर्चा करते हैं हमारे अगले विषय के बारे में, जो है आयुध निर्माणी बोर्ड का
निगमनीकरण। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की एक उच्च स्तरीय आधिकारिक समिति ने आयुष निर्माणी बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB का निगमनीकरण करने से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए कर्मचारी संघों संगठनों से बातचीत की। अब हम जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु। आयुष निर्माण बोर्ड का निगमनीकरण करना आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक भाग है, जिसकी घोषणा भारत सरकार ने 16 जून 2020 को की थी। इसका निगमनीकरण करने से आयुध आपूर्ति की स्वायत्तता, जवाबदेही, दक्षता में सुधार होगा। रक्षा उत्पादन विभाग के तहत आयुध निर्माणी बोर्ड 41 आयुध कारखानों के साथ देश भर में फैला हुआ है। सामूहिक रूप से 41 आयुध कारखानों का कॉर्पोरेट मुख्यालय कोलकाता में आयुध निर्माणी बोर्ड OFB है। OFB सशस्त्र बलों को हथियार, गोला बारूद, अन्य उपकरणों की आपूर्ति कराता है। उल्लेखनीय है कि पहला आयुध कारखाना वर्ष 1801 में कोलकाता के कोशीपुर में स्थित किया गया था, जिसे अब गन एंड सेल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, जिनमें से पहले हमने बात की प्रांगण को की जैव विविधताओं के संरक्षण के महत्व के बारे में। उसके बाद हमने बात की आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमनीकरण। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो है वह आपके साथ या आपके पास पहुंच पाए।